हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ है। तृतीय पाठ तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे। आपको बता दें दोस्तों, पूर्व के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि हम पे क्या करेंगे, आपके चैप्टर का लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ आपको क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। इससे आपको लाभ क्या होगा, तो इससे लाभ आपको ये होगा कि आप चाहे वो कहानी हो या कविता हो संस्कृत में, उसका आप हिंदी अर्थ अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपको पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आते हैं वो हिंदी में पूछे जाते हैं। तो जब वहाँ पे हिंदी में प्रश्न पूछा जाना है और हिंदी में ही आपको वहाँ पे क्या करना है, प्रश्न का उत्तर भी देना है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, संस्कृत में पढ़ना है। तो संस्कृत में देखिए दिक्कत ये हो जाता है कि बहुत सारा बच्चा तो संस्कृत ठीक से पढ़ भी नहीं पाता है, ठीक है, और उसका हिंदी अर्थ लगाना, उसका अर्थ समझना तो दूर की बात है। तो ये जो हम लोग ये सीरीज जो चला रहे हैं, इसमें जिसको संस्कृत पढ़ना आता हो, नहीं पढ़ना आता हो, ठीक है, वो हिंदी समझता हो, नहीं समझता हो, सबका क्या होगा, कष्ट दूर हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे जैसे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ये करना होगा कि आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और यदि आपके पास बुक हो तो आप बुक पे भी क्या करेंगे, नज़र थोड़ा डालेंगे। वैसे यहाँ पे आपका स्क्रीन पे शो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे, जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप एक एक शब्द को गौर से देखेंगे कि किस शब्द का उच्चारण किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे करके पढ़ना भी सीख जाएंगे। तब 2-4 वीडियो जब आप लगातार देखेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पढ़ना भी सीख जाएंगे। और जब हम उसका हिंदी अर्थ बताएंगे तो हिंदी अर्थ जानने के बाद आपका क्या हो जाएगा कि आपकी उस कहानी पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, आप उसका हिंदी अर्थ समझ जाएंगे। और जब आप किसी भी चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ जाते हैं तो उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ये हमारी क्या है, हमारा ये मानना है, ठीक है। जब तक आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक उत्तर देना असंभव है। अब आप ही बताइए, यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, जो बच्चा इसका हिंदी अर्थ नहीं समझेगा और वहाँ पे उससे प्रश्न पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाए या संस्कृत में पूछा जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। जब समझ ही नहीं आएगा तो वो उत्तर देंगे कैसे, ठीक है। इसीलिए संस्कृत के सभी चैप्टर का हिंदी अर्थ समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमने क्या किया है, ये सीरीज आप लोगों के लिए लाया था, ठीक है। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपके पूरे पाठ्य पुस्तक का हिंदी अर्थ मेरे द्वारा बता न दिया जाए। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चतुर्थ पाठ, यानी कि चौथा पाठ, चौथा अध्याय, ठीक है। तो चौथा अध्याय में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या पढ़ना है, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य में, किसमें, संस्कृत साहित्य में लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिका कहाँ पे है, लेखिकाओं का क्या योगदान है, ठीक है। आखिर इस इतना बड़ा जो विशाल जो संस्कृत का साहित्य है, उसको किसी अकेले पुरुष वर्ग ने ही तो नहीं सजाया होगा, ठीक है। उसको इस स्थान पे लाने में किसी एक का तो हाथ नहीं है, उसमें सभी लोगों का हाथ है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, लेखक हो या लेखिकाएं हो, ठीक है। इन सभी का हाथ है। उन सबों ने मिल करके इस विशाल संस्कृत साहित्य को क्या किया है, संयोजने का काम किया है, संवारने का काम किया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है, किस प्रकार से लेखिकाओं ने योगदान दिया है और इस संस्कृत साहित्य को एकदम विपुल बनाने में, विशाल बनाने में मदद की है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ बताएंगे। तो आप लोग अभी से क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉन्शियस हो जाइएगा, गौर से देखिएगा कि किस शब्द का उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं। जिनको नहीं पढ़ना आता है वो भी यदि 2-3 वीडियो लगातार देख लेंगे वो भी पढ़ना सीख जाएंगे, ये हमारा मानना है। लेकिन आप कितना गौर से देखते हैं, कितना कॉन्शियस होकर देखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलति। समाज का जो यान है, समाज का जो यान है, समाजस्य, समाजस्य मतलब समाज का, ठीक है। समाज का जो यान है, यान मतलब गाड़ी, क्या है, गाड़ी, ठीक है। तो समाजस्य यान पुरुष नारीभिश्च चलति। समाज का जो यान है वो सिर्फ पुरुष से ही नहीं चलती है, ठीक है। पुरुष और नारी दोनों को मिला करके समाज का यान, समाज का गाड़ी आगे बढ़ता है और उसी प्रकार से समाज क्या होता है, विकास की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, कि जिस प्रकार से समाज में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के समाज के गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है, संस्कृत साहित्य में भी दोनों का महत्व क्या है, समान है।
समानं महत्त्वम्। अधुना सर्वभाषासु साहित्यरचनायां स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। यानी कि आज ऐसा कोई भी भाषा नहीं बचा हुआ होगा जहाँ पे क्या हो, जिसके साहित्य को संवर्धन करने में स्त्रियों का योगदान या स्त्रियों की तत्परता नहीं दिखती हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य के समृद्धि में स्त्रियों का योगदान रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, आगे लिखा गया है कि पाठ्यस्मिन् त्रिप्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासम योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में उन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं के महत्व और योगदान का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिन्होंने इस संस्कृत साहित्य को क्या किया है, समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, चैप्टर शुरू होता है और यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकार्य च संवर्धितम। ये जो विशाल संस्कृत साहित्य है, इस विशाल संस्कृत साहित्य को अनेकों कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा क्या किया गया है, संवर्धित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि वैदिक कालाद्रव्य शास्त्रानाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषो दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधान प्राप्यन्ते। यानी कि वैदिक काल के आरंभ से ही संस्कृत साहित्य को रचने में और रक्षा करने में, रक्षा करना यानी कि उस चीज़ को बनाए रखना, उसको क्या करना और आगे बढ़ाना, जहाँ तक संस्कृत साहित्य है उसको और आगे बढ़ाते रहना, तो वही हुआ रक्षा करना। ठीक है, तो वैदिक काल के आरंभ से ही जिस प्रकार से पुरुषों ने संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने में, रचने में, रक्षा करने में अपना योगदान दिया है, उतना ही योगदान स्त्रियों ने भी दिया है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋष्य प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। यानी कि वैदिक युग में मंत्रों का जो रचना है, ठीक है, मंत्र जो भी आप सुनते हैं संस्कृत में वो, तो वैदिक युग में मंत्रों का जो रचना है केवल इस ऋषियों, मतलब ऋषि ने ही नहीं किया है, ऋषिकाओं ने भी क्या किया है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है मंत्रों को रचने में। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनत्व निर्दिश्यन्ते यथा यामी आपला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भीर्णी इत्यादि। यानी कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं को मंत्र रचना करते हुए देखा गया है। यानी उसका वर्णन किया गया है कि ऋग्वेद में जो है वो 24, और ये आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का क्या किया गया, व्याख्या किया गया है। तो आपको बता दें 24, और वहीं अथर्ववेद की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 5 ऋषिका। ठीक है, तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का क्या किया गया है, यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे 2-4 का नाम भी दिया गया है, यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भीर्णी इत्यादि। यानी कि ये सब ऋग्वेद अथर्ववेद में मंत्र का दर्शन, मंत्र का रचना करते हुए इन लोगों को देखा गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे को अभी बोरिंग टाइप लगता होगा, तो आपको इससे भागना नहीं है। आप भाग जाएंगे तो फिर आप संस्कृत में 0 हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखते रहिए लगातार। हमने जैसा कि आपको शुरू में भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि जब तक आप चीज़ों से लड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं बार बार, तो आपको वो नहीं आएगा। ठीक है, आप लगातार बने रहिए। 2-4 वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आने लगेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ गौर से देखेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप हिंदी अर्थ समझ गए तो आपका एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप खुद भी जब पूरा देख लेंगे वीडियो तो आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप चीज़ों को हिंदी में समझ लेते हैं और हिंदी में ही प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, तो वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे आगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी जो करा रहे हैं उस पर आप लोग 100% फोकस कीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आज से ही बच्चे लिखना स्टार्ट कर दे, सर ऑब्जेक्टिव कब होगा, सब्जेक्टिव कब होगा, वो भी होगा, लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया है कि आपके पूरे पाठ्य पुस्तक का एक बार हम लाइन बाय लाइन करके क्या करें, हिंदी अर्थ बता दें। उसके बाद वो भी हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता
याम याज्ञवल्क्य आत्मत्व शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्रेयी, ठीक है, उन्होंने दार्शनिक सिद्धांत का क्या किया है, निरूपण किया है, जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है, याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यहाँ से भी बनता है बार बार ऑब्जेक्टिव में कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, डायरेक्ट जैसा हम बोल रहे हैं ना, सेम वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है अब खास करके, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम क्या है, आपको देखिए, जब आपने पढ़ लिया कि याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी है, ये कभी आप भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आगे लिखा गया है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचकान्वी तिष्ठति अस्म। जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में, किसके सभा में, जनक के सभा में, शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी और वचकन्वी रहती थी। अक्सर आप लोग सभा में देखते होंगे कि एक क्या होता है, एक राजा रहता है, ठीक है, और चारों साइड से मंत्री वगैरह बैठा रहता है, ऐसा ही होता है ना। तो वहाँ पे आप अक्सर पुरुषों को ही देखते होइएगा, लेकिन जनक के सभा की यदि बात करें तो वहाँ पे गार्गी और वचकन्वी जैसे शास्त्रों में कुशल व्यक्ति भी वहाँ पे देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्त्रियों की उपलब्धियाँ ही तो है, और क्या है, उपलब्धियाँ ही है ना जी। तो ये क्या है, स्त्रियों की उपलब्धियाँ ही है कि आपको जनक के सभा में आपको वहाँ पे क्या होता है, दो स्त्रियों को बैठे हुए देखा जा सकता है, जो कि शास्त्रार्थ में क्या है, कुशल है। ठीक है, और आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल कौन कौन थी। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा गार्गी वचकन्वी, ठीक है, वाचकन्वी, तो ये सब ऑप्शन रहेगा, और भी दूसरा ऑप्शन रहेगा। तो जो उसमें आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, गार्गी हो या वचकन्वी हो, उसमें आप क्या करेंगे, टिक मारेंगे। आगे यहाँ पे देखिए, आगे लिखा गया है कि महाभारती अपी, यानी कि महाभारत में भी, अपी का मतलब क्या होता है, भी होता है, क्या होता है, भी, यानी कि महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलम पराय सुलभा वर्णम वर्तते, यानी कि महाभारत में भी वेदों का ज्ञान रखने वाली अनेकों स्त्रियों की क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, वर्णन किया गया है। और फिर यहाँ पे आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कावित्री नाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करें दोस्तों, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में भी प्रायः आपको 40 कवित्रियों का 100 से अधिक पद जो है इधर उधर देखने को मिलेगा। कहाँ पे, लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, और उसमें विजयांका जो है वो प्रथम कल्प विद्यमान है, उसमें विजयांका को प्रथम माना जाता है। किसमें, लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 50 कवियों की 100 से अधिक क्या है पद आपको देखने को मिलते हैं, उसमें विजयांका प्रथम है, यानी कि विजयांका के भी बहुत सारे पद हैं जो आपको लौकिक संस्कृत साहित्य में देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, सात श्याम वर्ण सादेति पदे नानेन स्फुटी भवती, और वह श्याम वर्ण थी जो कि इस पद से स्पष्ट होता है। ठीक है, विजयांका जो है, विजयांका श्याम वर्ण थी, वो किस पद से स्पष्ट होता है, इस पद से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी लौकिक संस्कृत साहित्य में 50 से अधिक कवित्रियों का 100 से अधिक क्या है पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें विजयांका प्रथम है। ठीक है, विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, और वो श्याम वर्ण थी। कौन, विजयांका, तो वो श्याम वर्ण थी। वो कैसे पता चलता है, इस पद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विजयांका क्या थी, श्याम वर्ण थी। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है, इस पद को हम लोग पढ़ लेते हैं कि नीलोत्पल दल श्यामम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका मतलब ये हुआ, नीले कमल के समान श्याम वर्ण जो है विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला, ठीक है, सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी के द्वारा व्यर्थी कहा गया है। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये श्याम वर्ण जो कहा गया है वो विजयांका के लिए वर्ड यूज किया गया है, न कि विजयांका के काव्य के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये होता है। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया कि तस्या काल अष्टम शतक मिथ्य नुमीयते, उसका काल, किसका, ठीक है, विजयांका का, यानी कि विजयांका का जो काल है वो 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। विजयांका किस काल की कवि है, 8वीं शताब्दी की। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि विजयांका जो है वो किस काल की कवि है, वहाँ पे 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, कुछ भी वहाँ पे दिया जा सकता है।
जिसमें आपको सही आंसर क्या है, 8वीं शताब्दी। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। बहवो मन्यते यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि चालुक्य वंश के जो शासक थे चंद्रादित्य, उनकी पत्नी विजय भट्टारिका ही क्या है, विजयांका है। बहुत सारे लोगों का क्या मानना है कि चालुक्य वंश के शासक चंद्रादित्य जो थे, उनकी पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। किंच यहाँ पे लिखा गया है शिला भट्टारिका, दैव कुमारिका, रामभद्राम्भा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पद है प्रसिद्धा। यानी कि विजयांका के अलावा भी, ठीक है, विजयांका के अलावा दक्षिण भारत की और भी बहुत सारी लेखिका हैं दक्षिण भारत से, चाहे वो शिला भट्टारिका हो, दैव कुमारिका हो, रामभद्राम्भा हो, इन सभी लेखिकाओं की भी क्या है, बहुत सारे पद बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है, आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है, यानी कि विजयनगर राजस नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्निति विदित में। विजयनगर के राजा के द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया, वो भी हम लोगों को क्या है, ज्ञात है। संस्कृत भाषा के संरक्षण में विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था। और यहाँ पे देखिए आगे है कि तेषामंत पूरे अपि संस्कृत रचना कौशला राज्ञो अभवन। और उनके राज्य में बहुत सारे क्या हुए, संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। ठीक है, आगे है कि कंपन राजस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटना माश्रित्य रचयत। यानी कि कंपन राय की जो पत्नी थी गंगा देवी, ठीक है, उन्होंने मधुरा विजयन नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें उनके पति के द्वारा मधुरै पर विजय का क्या है, चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि तत्रालंकारा नाम सन्निवेश अवार्जको वर्तते। और उसमें किसमें, मधुरा विजयम में अलंकार का, ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। मधुरा विजयम में अलंकार का क्या किया गया है, तत्रालंकारा नाम, वहाँ पे मधुरा विजयम महाकाव्य में अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ पे है कि तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वन्त अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत। तस्मिन्नेव राज्य यानी कि उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की जो पत्नी थी तिरुलाम्बा, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक क्या किया, विशाल चंपू काव्य का रचना किया था। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभित। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें संस्कृत गद्य की छटा और सुंदर विन्यास काफ़ी क्या है, रमणीय है, काफ़ी रुचनीय है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा है। किसमें, वरदाम्बिका में जब आप देखेंगे तो उसमें संस्कृत गद्य की जो छटा है और उसमें सुंदर सुंदर पदों का क्या किया गया है, सृजन करके वहाँ पे लिखा गया है, तो काफ़ी ही रमणीय है। जब आप वरदाम्बिका नाम के चंपूक काव्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको संस्कृत गद्य की छटा और सुंदर पद वाला, ठीक है, सुंदर पद विन्यास वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदानि तत्रैव लभ्यते। और संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। किसमें, वरदाम्बिका परिणय में ही हुआ है, वरदाम्बिका परिणय में ही हुआ है। अब देखिए फिर आगे लिखा गया है, आधुनिक कालेषु संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। यानी कि आधुनिक काल में, इस समय में, ठीक है, पंडित क्षमाराव नाम की जो विदुषी है वो काफ़ी ही प्रसिद्ध है। वो अभी भी क्या कर रही है, संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने में लगी हुई है। यहाँ पे आगे लिखा गया है, तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। ठीक है, कि उन्होंने, किसने, पंडित क्षमाराव ने, उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है, शंकर चरितम। ठीक है, शंकर चरितम नाम की एक पुस्तक की रचना की है, जो कि उनके पिताजी का नाम क्या है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित क्षमाराव के पिताजी का नाम क्या है। उनके पिताजी का नाम क्या है, पंडित शंकर पांडुरंग। ठीक है, पंडित शंकर पांडुरंग।
और उन्हीं की महान विद्वता और जीवन चरित्र पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम है? शंकर चरितम। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि गांधी दर्शन प्रभाविता, सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ज्योति ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद पद ग्रंथान प्रणीतवती। ठीक है, और गांधी दर्शन से, ठीक है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि, ठीक है, अनेकों गद पद ग्रंथ की क्या की? रचना की। कौन? पंडित छमाड़ो। यहाँ पे आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है, वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काल में, ठीक है, वर्तमान काल में यानी कि आजकल की, आज जो चल रहा है काल, उसमें लेखन कार्य में संलग्न कौन सब है दोस्तों? तो वो है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये सब आज भी क्या कर रही है? संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही है, पूर्ण करने में लगी हुई है, संवर्धन करने में लगी हुई है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको बता दें दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी आज के इस वीडियो में, लेकिन आप जब लगातार बने रहिएगा तो वो कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आप क्या होगा, आप समझना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि YouTube पे आपको कहीं कोई भी चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ के फिर उसका क्या करे? हिंदी अर्थ समझाए। तो आपको सोचना है, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप थोड़ा समय देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। और जब आप सभी चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ जाएंगे तो जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया कि जब आप हिंदी अर्थ समझ जाएंगे तो चाहे उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही संस्कृत का नाम सुनते ही बच्चों में डर भय का माहौल हो जाता है, डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, अब पढ़िए, अब पढ़ के भी अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ते रहना है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए LGR स्टडी के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।